नमस्कार दोस्तों, रोहित रॉकी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सबको बिहार पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न प्रीवियस ईयर का जो 11 मार्च 2018 को हुआ था दूसरी पाली में, उसका मैं जो मेमोरी बेस है उसका मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ और 50 क्वेश्चन रहेगा इस पर, फिर 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लें। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह माघोलकर, महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक थे। बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया 1922 में हुआ, जिसमें स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में एओ होम द्वारा की गई थी, जिसके प्रत्यक्ष अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका कोलकाता में है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लें। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। यह जो कंपनी की धारा है 617 के तहत भारत की संसद के द्वारा 1971 में स्थापित किया गया। और बैंकों का मुख्यालय जो है कलकत्ता में था, और इसकी उपस्थिति नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी में थी। यह बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्था थी, जो 2012 में भारत सरकार द्वारा बंद किए जाने तक संचालित थी। इसका उद्देश्य पर्पस क्या था? परियोजना वित्त के लिए सावधि ऋण सहायता, लघु अवधि के लिए गैर परियोजना समर्थित वित्त पोषण और कंपनियों की कार्यशील पूंजी थी। तो आइए हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड कहता है, 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका है कार्ल मार्क्स और F एंगल्स। अब इसका थोड़ा डिटेल में हम जान लें। 1857 और 1959 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक का लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। इसे नई यॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए लिखे गए थे। इस पुस्तक के संग्रह में विद्रोह के ठीक पहले की भारत की स्थिति में संबंध में लिखा गया था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए हम कुछ पुस्तक और उसके लेखक के बारे में भी थोड़ा जान लें। जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का आपका जो राइटर है वो है विनायक दामोदर सावरकर। और आपका द ग्रेट रिबेलियन का है अशोक मेहता। और सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट का ऑफ 1857 का RC मजबूदार, ये VVI है। उसके बाद फिर है 1857 SN सेन। उसके बाद है रिबेलियन 1857 PC जोशी। फिर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, TR होम्स है इसका। और कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनिटी सर सैयद अहमद खान है। आइए अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध आपका बिहार से है। पाइका का अर्थ होता है पैर, सैनिक या सैन्य सेवा से बनी एक छोटी सी जाति है। यह एक युद्ध संबंधी नौकरी थी, जहाँ
कलाकार भाले और ढाल के साथ युद्ध के गठन करते हैं। ये बिहार इसका ऑप्शन इसीलिए दिया गया है क्योंकि बिहार और उड़ीसा उस समय में अलग नहीं हुआ था, अब ये उड़ीसा का हो गया है। पायका लंबे भाले का एक रूप और पायका शब्द का यूज होता है। इस नृत्य का उड़ीसा के साथ साथ बिहार झारखंड में भी प्रचलन है। बिहार में भी इसका प्रचलन है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है ना उड़ीसा का है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। और इसका जो प्रकाशन है 1946 में हुआ था। इसे बांकीपुर जेल में लिखा गया था। इस पुस्तक के 6 भाग हैं। 6 भाग कौन कौन से हैं? द्विराष्ट्र सिद्धांत, कम्युनल ट्रायंगल, विभाजन की योजना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पाकिस्तान पर संकल्प, और मुस्लिम राज्य के संसाधन और पाकिस्तान का विकल्प। और उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। यह पुस्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। उन्होंने निम्नलिखित प्रकाशित पुस्तक भी लिखी थी। मेरे निर्वासन की कहानी 1908 में लिखा गया था और आर्य समाज 1915 में लिखा गया था। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पे। आपका नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष आपका वाडनगर गुजरात में शुरू किया गया था। तो आइए जानते हैं मिशन इंद्रधनुष के बारे में कुछ पॉइंट। जैसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को गुजरात के वाडनगर से इसकी शुरुआत की थी। ओके, उसके बाद फिर उद्देश्य इसका था, सरकार का लक्ष्य था 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे तक स्वास्थ्य पहुंचाना और गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण कराना। इस टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 लोगों के खिलाफ प्रतिनिधित्व करता था। 7 रोगों का, जैसे तपेदिक, पोलियो, माइलेटिस, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस और खसरा। 7 इंद्रधनुष के जैसे 7 रंग होते हैं, उसी टाइप से ये 7 बीमारी का इसमें ये टीकाकरण से ये होता था, प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण से इसे इंद्रधनुष नाम दिया गया। आइए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। आइए जानते हैं विश्व जनसंख्या के बारे में कुछ पॉइंट। जैसे विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य इसका है जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना, जैसे परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। इसकी शुरुआत 11 जुलाई 1987 से हुए। इस तिथि तक दुनिया की आबादी 5 अरब हो गई थी। जैसे अभी भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है, लेकिन आने वाले कुछ समय में ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष के आसपास हम दुनिया के पहला ऐसा देश बन जाएंगे जो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान रखेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं, ये हम सबको इस पर विचार और सोचना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करता है, किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ये सीधी सी बात है, लेड पेंसिल जब भी बनता है तो ये आपका ग्रेफाइट से बनता है। तो ग्रेफाइट के बारे में आइए कुछ रोचक पॉइंट जानें। जैसे ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का एक अपरूप है कार्बन का, जो काले भूरे रंग का होता है। इसे गरीबों का हीरा भी कहा जाता है। गरीबों का हीरा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहा जाता है। यह अधातु सिंहल, कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है। यह विद्युत तथा ताप का सुचालक है। ग्रेफाइट का संस्करण होता है sp2। ओके, आइए अब चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका है, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो यह आपका दिया गया है बीपीसीएल को। किसको दिया गया है? बीपीसीएल को। बीपीसीएल को हाल ही में 2017 में महारत्न कंपनी की दर्जा दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कहता है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोहे की उत्पादन होती है। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में लौह अयस्क के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इत्यादि, लेकिन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में लोहे का ये पाया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, भारत अपने लोहे का अधिकांश भाग जापान को तथा दूसरे स्थान पर चीन को निर्यात करता है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है और कोयला में सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन पाया जाता है हमें झारखंड के झरिया में भी, और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक टीन का भी उत्पादन होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है आपका संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे किससे पास करना पड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति से। तो संसद के दोनों सदनों से पारित बिल पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून पास हो जाता है, यह कानून अपना रूप ले लेती है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद के 3 अंग हैं और संसद में आपका पहले होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति धन विधेयक अनुच्छेद 110 को छोड़कर बाकी सभी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता ही है। धन विधेयक को छोड़ के राष्ट्रपति जो है जितने भी विधेयक होंगे उन सबको वो उसके पास अधिकार है लौटाने का। और उसके बाद विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के 3 अधिकार प्राप्त हैं। स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, उसके बाद पॉकेट वीटो का उपयोग कर डाक संशोधन विधेयक के रूप में भी कर सकते हैं। डाक संशोधन विधेयक 1986। आइए अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। ये आपका है जैसे गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गिर गुजरात राष्ट्रीय उद्यान एवं वन प्राणी अभ्यारण्य है जो एशियाई सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने का कारण जाना जाता है। इसका पर्पस क्या है? उद्देश्य है विश्व में सिंहों को कम हो रही संख्या को कोई समस्या से निपटना और एशियाई सिंहों की संरक्षण हेतु इसे 1969 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। एशियाई सिंह का वैज्ञानिक नाम पैंथर लियो पर्सिका है। जिम कॉर्बेट नया नाम रामगंगा। ये जो है उद्यान राजकीय उद्यान है उत्तराखंड का। इसकी स्थापना 1936 में हुआ और ये सबसे पुराना उद्यान है। कौन सा? जिम कॉर्बेट। ये प्रसिद्ध है बंगाल बाघ के लिए और तेंदुआ के लिए। और साइलेंट वैली ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है केरल में। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1980 को हुआ। अवस्थित है ये पालक्काड जिला केरल भारत में। प्रसिद्ध है हाथी के लिए, बाघ, सांभर, चीता, जंगली प्रमुख के लिए। सर्वाधिक विविधता पाया जाता है साइलेंट वैली में। और उसके बाद आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है बाघ के लिए, स्लॉथ बियर के लिए, चीते के लिए, अजगर के लिए, भालू के लिए। ये हमारे बिहार में पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि ये आपका जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आइए जानते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं।
साइनोबैक्टीरिया जो है नीलहरित शैवाल है, एक प्रकार के एक कोशिकीय जीवाणु है जो सूर्य प्रकाश के संश्लेषण से अपने लिए ऊर्जा उत्पादन करते हैं और यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण का धान के फसल के आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यह रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है। आइए अब मिलान करने वाले में आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सिंग जो है आपका ये किसके लिए है? सिंग हो जाएगा आपका कोटदीजी के लिए, और पश्चिम बंगाल ये आपका हो जाएगा बालाकोट। उसके बाद दक्षिणी बलूचिस्तान हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सरायकेला, और उसके बाद हरियाणा हो जाएगा राखी गढ़ी हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा। आइए इसके बारे में भी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आगे हम जानते हैं। सॉरी, इसका थोड़ा जो है कन्फ्यूजन है, थोड़ा हम यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर दिएगा देता हूँ। ये सीन जो है ये आपका हो जाएगा कोटदीजी, पश्चिम बंगाल हो जाएगा बालाकोट, और दक्षिण बलूचिस्तान हो जाएगा सरायकेला, और हरियाणा हो जाएगा राखीगढ़ी। ये जो है मैं बोल रहा था कोटदीजी, बट बालाकोट होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सोस्टम बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली महिला कौन थी? तो ये आपकी थी भूमिका शर्मा। कौन थी? भूमिका शर्मा। आइए जानते हैं, ये भी एक अच्छा ये जीके है इसका। 21 वर्षीय देहरादून की भूमिका शर्मा बॉडी बिल्डिंग मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बनी। तो हमें इसे अंडरलाइन करना होगा। भूमिका शर्मा विश्व सुंदरी बॉडी बिल्डिंग थी में पहली बार जीती थी। यह प्रतियोगिता जून 2017 में वेनिस इटली में आयोजित की गई थी। मिताली राज भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट का ये कैप्टन है। अवार्ड इसे अर्जुन अवार्ड वगैरह दिया गया। ये तो आपको बैग ये हो गया है। और भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी मीराबाई चानू। और उसके बाद इसे पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? सामाजिक वानिकी आपका खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, भारत संविधान के अंतर्गत कौन सा एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? तो भारतीय मूल का अधिकार क्या नहीं है? कानून के समक्ष समता, ये तो अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता, ये भी है। भाषण देने की स्वतंत्रता, ये भी है। अपना शिक्षण संस्थान बनाने की प्रतिबंध नहीं, इसमें भी स्वतंत्रता है। प्रतिबंध क्यों रहेगा? भारत में सभी चीज़ की आज़ादी है, लेकिन लिमिट है उसका भी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, मानव शरीर में पित्त रस का कार्य क्या है? मानव शरीर में पित्त रस का कार्य है वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। तो पित्त रस के बारे में हम जानते हैं। पित्त रस एक क्या है? तरल पदार्थ और पाचक के रूप में जाना जाता है, जिसे यकृत द्वारा बनाया जाता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों को क्रिया के तीव्र कर देता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। प्रमुख कार्य है पाचन से लेकर अवशोषण, उत्सर्जन, हार्मोन और उपापचय। पित्ताशय नाशपाती के आकार की थैली की होती है। नाशपाती आप देखे होंगे, उसी आकार की होती है पित्ताशय। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बीमेल हमें ढूंढना है। बीमेल आपका क्या है? गोरीचन शिखर अरुणाचल प्रदेश, ये तो आपका सही है। नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल, ये आपका
बेमेल है। नीलगिरी पहाड़ियाँ आपका केरल नहीं तमिलनाडु में होगा, तमिलनाडु में है। ओके। नंदा देवी उत्तराखंड, ये सही है। खारदुंग लादर्रा लद्दाख, ये भी सही है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है आपका? तमिलनाडु में पड़ता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपका एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? एक पारितंत्र में अपघटक होते हैं आपका कवक और जीवाणु। अब अपघटक किसे कहते हैं इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अपघटक वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जानवरों के शरीर को सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है। अपघटक अर्थात कोई भी जीव सजीव मरता है या जानवर मरता है तो उसको क्या करता है? सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, अर्थात धीरे धीरे जो है वो गल जाता है, उसे ही अपघटक कहा जाता है। तो उसका अपघटक क्या होगा? सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है, तो उसमें घास या शाक तो होगा नहीं, चील और गिद्ध के द्वारा होगा नहीं। वो जब गल रहा है, अपघटक हो रहा है, तो वो होगा सूक्ष्मजीव के द्वारा। सूक्ष्मजीव क्या है? कवक और जीवाणु है, सीधी सी बात है। आइए हम चलते हैं 21 क्वेश्चन नंबर। कहता मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, यह आपका भारत और फ्रांस का है। मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह, मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह जो है यह जलवायु परिवर्तन उष्णकटिबंधीय वातावरण में चक्र का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह मिशन है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और फ्रांस के अंतरिक्ष अनुसंधान CNES के बीच एक सहयोग से प्राप्त है। मेधा ट्रॉपिक्स सफलतापूर्वक 2011 में लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण 12 अक्टूबर 2011। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी आपका स्थित है हैदराबाद में। तो आइए जानते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग के बारे में कुछ पॉइंट। हम जैसे राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र इसरो का एक प्रमुख केंद्र है जो हैदराबाद में है। आपका इसका जो वर्क होता है उपग्रह द्वारा लिए गए चित्रों को उपयोगकर्ताओं एवं जनसामान्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। और उसके बाद इसका योगदान ये है कि नगरीय योजना, कृषि, खनन और पारिस्थितिकी में समुद्री चेतावनी का अलर्ट भी दिया जाता है इसी नेशनल रिमोट सेंसिंग से। उसके बाद इसरो का मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र हासन कर्नाटक राज्य में है और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। आइए क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है कौन सा एक आनुवांशिक है? आनुवांशिक कौन है? आनुवांशिक आपका जीन होगा। DNA, राइबोसोमल RNA ये नहीं है आपका आनुवांशिक, ये तो उसका एक टाइप है, टाइप या इसी के थ्रू पहचाना जाता है। लेकिन जीन जो है आपका आनुवांशिक है। आनुवांशिक के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं पॉइंट। आनुवांशिक का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। प्रत्येक जीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिका के द्वारा होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। गुणसूत्रों के अंदर माला की मोतियों की भांति कुछ DNA की रासायनिक इकाइयाँ पाए जाते हैं जिन्हें जीन भी कहा जाता है। जॉनसन ने सर्वप्रथम 1909 में इन्हें जीन शब्द का प्रयोग किया था। संतान अपने माता पिता के इन जीनों के माध्यम से विशेषताएं प्राप्त करते हैं। और 1869 ईस्वी में स्विस रासायनिक फ्रेडरिक मिसर ने पहली बार DNA की खोज की। DNA की खोज कब किया गया था? 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिसर ने पहली बार खोज किया था। इसका पूर्ण नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और 1868 ईस्वी में स्विस रासायनिक फ्रेडरिक मिसर ने पहली बार RNA की भी खोज किया था। 1868 में किया था RNA का और 1869 में DNA का। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सोना में क्या मिलाया जाता है? सोना जैसे कि 24 कैरेट का होता है और हमें उसे शुद्ध सोना कहते हैं, लेकिन जब हम उसे यूज में लाते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है तांबा और चांदी।
तांबा और चांदी सोना में मिलाया जाता है। सोना धातु होता है बहुत लचीली, इसलिए शुद्ध सोने आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। गहना के कठोरता को बदलने और तन्यता और गलनांक के बिंदु तथा अन्य गुणों के लिए इसे चांदी, तांबा और निकेल, जिंक, प्लेडियम आदि के साथ मिलाया जाता है। विशेषकर तांबा मिलाया जाता है। मैक्सिमम जो उसमें रहता है तांबा रहता है। 22 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक आभूषण बनाए जाते हैं। कभी भी 24 कैरेट के आभूषण जो कि शुद्ध सोना होता है उसका यूज नहीं किया जाता है ज्वेलरी के रूप में। और आपका सोने में तांबा और चांदी की मिलावट आवश्यक है, अन्यथा सोने शुद्ध से आभूषण नहीं बनाए जा सकते। सबसे ज़्यादा आघातवर्धीता तथा तन्यता सोना में ही पाया जाता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 25 कहता है चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो चिमनी से धुआं आपका संवहन के सिद्धांत से बाहर निकलता है। किस सिद्धांत से? संवहन। आइए संवहन के बारे में कुछ पॉइंट हम जान लें। यह संवहन के सिद्धांत का कार्य करता है। संवहन ऊष्मा का हस्तांतरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ में अणुओं के समग्र हस्तांतरित द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। विकिरण क्या होता है? किसी पदार्थ की ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने के विकिरण कहते हैं। उदाहरण, सूर्य से प्राप्त होने वाले किरणों में पृथ्वी का गर्म होना। वाष्पीकरण, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में, जैसे कोई भी वस्तु, जैसे हम पानी को एक बर्तन में रखते हैं, उसे वाष्प के रूप में धीरे धीरे वो वाष्प के रूप में निकलते चल जाता है, इसीलिए उसे वाष्पीकरण कहते हैं। गर्म जब वो करते हैं पहले वो द्रव रहता है, फिर वो वाष्प के रूप में बन जाता है। आइए हम जानते हैं 26 क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं। 26 में क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मिशनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो शामिल आपका नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें जो है कोई नहीं शामिल है, कोई नहीं शामिल है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन के बारे में जो है थोड़ा सा जो है ना ये मतलब चैलेंज वगैरह किया गया था, जो कि जांच के विषय के अंतर्गत आ गया था और रिव्यू किया गया था। तो अब इसको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो इसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हेतु, ये आपका करंट अफेयर्स है, इसे हमें स्किप करके आगे बढ़ना है क्योंकि अभी करंट अफेयर्स का करंट का पूछा जाएगा, 2018 का नहीं। 28, एक पारितंत्र में कीस्टोन प्रजाति का तात्पर्य क्या है। तो कीस्टोन प्रजाति का तात्पर्य होगा आपका एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है और समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालती है, उसे ही कहते हैं कीस्टोन प्रजाति। आइए क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में, ये मिलान करने वाला है। तो एक तरफ आपका झील होगा, उसके बाद उसका प्रकार होगा। तो आपका जैसे कि भीमताल झील जो है आपका टेक्टोनिक है। भीमताल झील क्या है? टेक्टोनिक है। और आपका अष्टमुडी जो है ये आपका अनुपश्चल है। और उसके बाद गोहन आपका हो जाएगा भूस्खलन होगा। और उसके बाद लोहर होगा आपका ज्वालामुखी पहाड़ का मुख्य भाग। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में आपका कहा जा रहा है जिला प्रशासन का आशय क्या है। तो जिला प्रशासन का आशय है आपका जिला क्षेत्र के कानून और व्यवस्था का प्रशासन, और उसके बाद आपका है जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 कहता है 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था। तो वो विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया था। तो आइए ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में और विधवा पुनर्विवाह के बारे में कुछ पॉइंट जो ज़रूरी है एग्ज़ाम के
लिए उसे हम देख लेते हैं एक बार। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था। इन्होंने शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए सिफारिश प्रशासन की थी। इन्होंने अक्षय कुमार दत्ता के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह को हिंदू समाज में स्थान दिलवाए। जैसे कि किसी का पति मर जाता था, उसके बाद उस समय तक सती प्रथा का चलन था, और उसी के देखते हुए इन्होंने विधवा का पुनर्विवाह के लिए एक प्रथा बनाया था, जिसको लेके बहुत ज़्यादा ही इसको संघर्ष करना पड़ा। हालांकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ही लाया गया था, लेकिन उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का योगदान सर्वाधिक दिया था। सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त कर दिया था। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट हो गया था। सीधी सी बात है। अब आइए 32 क्या कहता है? 32 कहता है लोकटक झील जो तैरते दुपियों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है मणिपुर में। इसका नाम क्या है? जो तैरते हुए झील है लोकतक झील। लोकतक झील जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, मणिपुर में स्थित है। झील के बारे में आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। हम आगे बढ़ते हैं। 37 भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के जीवन हर्षचरित किसने लिखी थी? तो ये कादम्बरी और हर्षचरित बनहट ने लिखी थी। और आइए आपका 34 क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए कुछ और भी पुस्तक हैं, उसका भी कुछ जान लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर्षचरित में राजा हर्षवर्धन के शौर्य गाथाओं के अर्थात उनकी जीवनी का वर्णन है। हर्षचरित में जो है राजा हर्षवर्धन का शौर्य गाथाओं के वर्णन में है। उसके बाद कालिदास का कुछ पुस्तकें हैं, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम। इसमें से किसी एक पुस्तक को मैक्सिमम एग्जाम में कोई न कोई एक एग्जाम में जरूर इससे पूछा जाता है। भभूति का पुस्तक का है मालती माधव, और कौटिल्य का पुस्तक कौटिल्य अर्थात चाणक्य, जिसका पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बतलाता है। आइए 34 लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या होता है? कार्बन आपका बहुविध बंध बनाता है। आइए जानते हैं। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है। कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रमुख तत्वों में से एक तत्व है। इसका रासायनिक तत्व का संकेत C होता है, C, और इसका परमाणु संख्या 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। यह बहुविध बंध बनाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला इत्यादि। मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा 18.5% होता है। क्वेश्चन नंबर 35 भी आपको मिलान करना है। जैसे केचुआ जो है क्या है? ये किसानों का मित्र है, तो ये क्या है? अपर्दनकारी है। उसके बाद आपका अनुकर्मण मतलब फिर से विकास, तो फिर से विकास ये हो जाएगा अग्रज जाति। फिर होगा पारितंत्र सेवा आपका हो जाएगा परागण। और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि सीधी सी बात है, जन्म दर से रिलेट करता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 36 में आपका कह रहा है धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो ये आपका उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। किसी धारा के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका सिद्धांत 1812 में ऑस्ट्रेड ने एक प्रयोग के द्वारा दिया था। इसका उपयोग विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र में किया जाता है। अस्थानीय चुंबक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समावस्था जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा। तो सरकार का व्यय हो जाएगा सरकार की आय के बराबर। ओके, आइए जानते हैं इसका कुछ पॉइंट ये कहता है कि यदि सरकार अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समावस्था जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा सरकार की आय के बराबर। और समावस्था का अर्थ संतुलन की समान अवस्था से है। बचत सेविंग का मतलब है
यह आमतौर पर अल्पावधि होती है और कोई भी ज़्यादा शोध किए बिना बचा सकता है। निवेश का अर्थ होता है धन निर्माण, घर खरीदने, शिक्षा के वित्त पोषण आदि जैसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये आपका जो पूंजी लगाया जाता है उसे निवेश कहा जाता है। आइए आप 38 क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की थी? तो प्रकाशित की थी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में आवश्यक नैदानिक सूची का पहला संस्करण प्रस्तुत किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य रहता है, भारत विश्व का पहला देश है जिसने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार नैदानिक परीक्षण की सूची जारी की है। नैदानिकी होता है स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन रोगों में वेक्टर जनित मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, तपेदिक, हेपेटाइटिस, HIV आदि होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना WHO का स्थापना आपका 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना ये आपका वर्ष 1919 में हुआ था और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995, WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 39 आपका कहता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। और 39 मानव शरीर में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलिजन का स्त्रावन कहाँ से होता है? तो ये आपका कहाँ से होता है? परिपक्व अंड से होता है। तो आइए जानते हैं परिपक्व अंड और निषेचन वगैरह के बारे में कुछ पॉइंट। मानव प्रजनन में जो है निषेचन आरंभ करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फर्टिलिजन का स्त्रावन परिपक्व अंड से होता है। किसी जीव के सभी प्रजनन अंगों का सम्मिलित रूप से प्रजनन कहते हैं। मानव एकलिंगी प्राणी है और मानव में अंडे का निषेचन फिलिपियन नालिका तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 40 ये आपका कह रहा है 40 सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों में केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है? ये आपका किया जा सकता है जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। अब कहता है क्वेश्चन नंबर इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेता हूँ। सूचना का अधिकार भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है। इसे 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन RTI लागू किया गया था। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को आवेदन देने के 30 दिन के अंदर सूचना मिलते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को 370 का प्रावधान हटाने के बाद अब सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। मतलब कि पहले ये नहीं था, लेकिन जब 2019 में ये 370 वहाँ से हट गया जम्मू कश्मीर से, तो फिर अब वहाँ पर भी लागू है। अदरवाइज वहाँ पे RTI नहीं किया जा सकता था। अब है 41 जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो ये आपका है वंश नाम और जाति विशेषण। क्या है आपका? वंश नाम और जाति विशेषण। आइए जानते हैं। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक हैं वंश नाम और जाति विशेषण। द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की पद्धति है। इस पद्धति के जनक कोरलस लिनियस है। लिनियस ने मानव का विज्ञान नामांकन होमोसेपियंस कहा है। इसके अनुसार दिए गए नाम में 2 अंग होते हैं जो क्रमशः जीव के अंश और जात के द्योतक हैं, जैसे एलियम सेपा। क्वेश्चन नंबर 42 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका आदित्य L1। ये आपका 2019 में
के अनुसार से बताया गया आदित्य L1, इसका टाइम के अनुसार से बदलती रहता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है मानव शरीर में पेशियों की हड्डी से जोड़ने वाली संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो पेशियों को हड्डी में जोड़ने वाली संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है टेंडन। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है टेंडन कंडरा। ओके, ये जानते हैं कुछ इसके बारे में। देखिए, टेंडन मांसपेशियों में तनाव पैदा करते हैं। ओके, टेंडन मांसपेशियों में तनाव पैदा कर जिससे यह सिकुड़ता है और हिलता है। टेंडन रेशेदार ऊतकों का सख्त मोटा बैंड होता है जो मांसपेशियों की हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में 3 प्रकार के टेंडन होते हैं, फ्लेक्सर टेंडन, एक्सटेंशन टेंडन और लिगामेंट्स टेंडन। मानव शरीर में कुल 206 बोन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं और 639 से अधिक मांसपेशियां होते हैं। पेशी और अस्थिबंधन दोनों कोलेजन से बने होते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहा जाता है और पेशी से हड्डी का टेंडन कहा जाता है। ओके, अब आते हैं 44 क्वेश्चन नंबर। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती, मोनेरा में नहीं होती है। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। R.H. वेक्टर ने सन 1969 में पुरानी जगत के 5 भाषा में बांटा, मोनेरा, प्रोसिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमोलिया। केंद्रक झिल्ली औसतन 20 से 40 नैनोमीटर चौड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। तो इसके बारे में यहाँ पे 5 तगत दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये आपका कहता है कि सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है। तो ये आपका निर्देशित करता है गरीब और भुखमरी का निवारण करने में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में गरीबी और भुखमरी को निवारण उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है। गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा 1972 में इंदिरा गांधी ने 5 वर्षीय योजना के तहत दिया था। BPL के लिए अन्नपूर्णा योजना 2001 में आरंभ किया गया था और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी के कम पोषण प्राप्त करने वाले उस योजना के आयोग गरीब माना जाता था। ये सिफारिश तेंदुलकर समिति के द्वारा किया गया था। अब कहता है भारत की स्वतंत्रता के बाद अब तक देश में गरीबी गिरा रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए 6 आधिकारिक समिति का गठन किया गया था। तो योजना आयोग था, VD दांडेकर था, अलग समिति था, लकड़ावाला समिति था, तेंदुलकर समिति था और रंगराजन समिति 2014 भी इसमें है। अब है 46 कहता है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। तो 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर फ्रांस ने शासन किया था। नेपोलियन ने जर्मनी राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया था। जर्मनी में निवासी स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे थे। 1830 ईस्वी और 1847 ईस्वी की क्रांतियों के द्वारा जर्मनी के लोगों में एकता आई और जर्मनी ने फरवरी 1947 में स्टालिनग्राद में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है 47 ये आपका है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों की कौन सा अंश आवश्यक है। तो आपका अंश आवश्यक है 1/10। कितना है 1/10। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल संख्या होना चाहिए 1/10। कोरम क्या होता है। कोरम होता है किसी सभा, संसद, समिति या कार्यकारिणी के बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को कोरम कहा जाता है। इस न्यूनतम संख्या के अनुपस्थिति में संसद व विधानमंडल नहीं चल सकती है और सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 का अनुच्छेद 103 के अंतर्गत सभी की सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है। 48 है आपका साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। ये आपका प्रकाशित किया जाता है पेरिस से। इस पत्रिका को पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। चार्ली हेब्डो फरवरी 2006 में इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने को लेकर चर्चा में आया था जिसे इस्लाम में ईसा निंदा माना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है
H1N1 इसके द्वारा होता है। H1N1 जो है आपका विषाणु के द्वारा होता है। आइए जानते हैं H1N1 क्या होता है। H1N1 जिसे हम स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक सांस रोग है जो कि सामान्य रूप से केवल सूअरों को प्रभावित करती है या विषाणु द्वारा फैलता है। यह आमतौर पर स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा और वायरस के H1N1 स्ट्रेन्स के कारण होता है। बर्ड इन्फ्लुएंजा की वायरस जनित रोग है H5N1 द्वारा होता है, अभी जो कि कुछ दिनों पहले हमारे देश में फैला हुआ था। 2009 में 11 जून के दिन विश्व संगठन ने स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 50, कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो ये आपका आयोजित किया जाता है जयपुर में। 5 दिवसीय साहित्य समारोह जयपुर में होता है। वर्ष 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक, स्थानीय लेखक, उपन्यासकार और बॉलीवुड के मशहूर हस्तियां शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो इसके 2 मान संभव है। चक्रम क्वांटम के मानों के लिए संभावित मान 2 ही होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों अपनी कक्षा साझा कर सकते हैं और बशर्ते कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की चक्रम क्वांटम संख्या भिन्न हो, और चक्रम क्वांटम संख्या को S द्वारा निरूपित प्रदर्शित किया जाता है। 52, एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHFPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा आपका? तो ये आपका सूत्र हो जाएगा MCl2। आइए क्वेश्चन नंबर 53 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट वीडियो में 54 से 100 तक कराऊंगा। किसमें sp संकलित कार्बन है? तो आपका CH बॉन्ड डबल बॉन्ड CH में sp संकलित है। 1789 में एंटोनी लेवोजियर ने कार्बन की खोज की थी। एथेन में Hc बॉन्ड CH, चूँकि दोनों sp संकलित है इसलिए यहाँ sp संकरण है। sp संकरण रेखीय होता है। sp2 संकरण त्रिविमीय होता है जिसमें 120 डिग्री का कोण बनता है। sp3 पिरामिडीय भी होता है जिसमें कोण 109 का बनता है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। एंड आप कमेंट या जो भी लाइक वगैरह या शेयर का जो भी है आप देख लेना। अगर वीडियो अच्छा होगा तो करना, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, बाय।